Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, this is lecture of structural analysis, and the topic which we are going to start today is going to be arches. तो आर्चेस को अगर मैं बाय डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो उसे देखिए आप. वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. तो सामने से देखने पर यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन देखने पर मुझे आर्च फ्रंट क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है. ओके, तो बेसिकली मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मेरा गर्डर बोल सकता हूँ. और कैसा गर्डर? एक कर्व गर्डर है कि सामने से देखने पर कर्व दिख रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर्व नहीं है, इस तरह से कर्व नहीं बना हुआ, ये ऐसे कर्व बना हुआ है, ठीक है. उस तरह के जो बीम जो गर्डर रहता है हमारा, उसे हम क्या कह देते हैं? आर्च कह देते हैं. उसके बाद ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसे बोला जाता है इसका रिब, ठीक है. अब ये रिब या तो सॉलिड रिब रह सकता है हमारे पास, या फिर ब्रेस्ड रिब रह सकता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड रिब की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया होगा, मुझे इस तरह से कंक्रीट फिलिंग करके दे दी होगी, पूरा कंक्रीट का आर्च बना होगा, या आरसीसी का भी बना हो सकता है, कॉम्पोजिट आर्च में हो जाएगा, जैसे कि हमने हमारे ब्रिज इंजीनियरिंग के लेक्चर्स में भी समझा था, ठीक है. वही सेम आर्च है. आर्च की जो कंस्ट्रक्शन है एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, वो नहीं चेंज होने वाला, ठीक है, चाहे आप उसे कहीं भी यूज करो. यहाँ पर हम आर्च का एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ आर्चेस रहते हैं और उनका एनालिसिस किस किस तरह से किया जा सकता है और उसके अंदर कौन से फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है. नाउ दिस गर्डर, दिस कर्व्ड गर्डर, ओके, इसके अंदर क्या है हमारे पास? सॉलिड रिब या फिर ब्रेस्ड हो सकता है. ब्रेस का मतलब इस तरह से ट्रस फॉर्मेशन में, ठीक है. एक ट्रस फॉर्मेशन के अंदर ब्रेस्ड कर्व्ड गर्डर भी हो सकता है, तो उसे भी हम क्या कह देंगे? हमारा आर्च कह देंगे. ओके, और इस आर्च के अंदर देखिए आप, जो प्री डोमिनेंट फोर्स रहेगा, ठीक है, प्री डोमिनेंट फोर्स इसके अंदर रहेगा, वो कौन सा रहेगा? मोस्टली कंप्रेशन, ठीक है. प्रीडोमिनेटली तो कौन सा आएगा इसके अंदर? कंप्रेशन. कंप्रेशन के अलावा इसमें क्या आ सकती है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी आ सकती है. इंटरनल अगर मेंबर फोर्स की बात करूं तो मैं इसमें क्या बता रहा था? इंटरनल तो इसमें मोस्टली कंप्रेशन है, ठीक है. और उसके बाद अगर एक्सटर्नली सपोर्ट्स पर मैं बात करूं तो इसमें मेरे पास क्या आ सकता है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ सकती है, ठीक है. उसके बाद वर्टिकल रिएक्शंस आ सकती हैं. और क्योंकि आर्च मेरा कैसा है? एक स्टिफ मेंबर है, ठीक है. स्टिफ यानी रिजिड मेंबर है, इस तरह से मोड़ नहीं सकते. जैसे पेन कैसे ये स्टिफ मेंबर है, इसे मैं बेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है. दो तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं स्टिफ मेंबर, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल मेंबर. फ्लेक्सिबल मेंबर का एग्जांपल दूं, जैसे अपनी तार वगैरह होती है ना, वायर होती है, जैसे इस तरह की ये वायर आपको दिख रही है, ये तो ये मेरा कैसा एक फ्लेक्सिबल मेंबर है. ओके, क्या वाज द चेकिंग द कैमरा अगेन एंड माय माइक, कई बार मैं ऑन करना भूल जाता हूँ. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास स्टिफ मेंबर है. क्योंकि ये स्टिफ मेंबर है तो इसमें कुछ अमाउंट में ये बेंडिंग मोमेंट को भी यहाँ पर क्या करेगा? थोड़ा सा सहन करेगा, ठीक है, रेजिस्ट करेगा. कंप्रेशन आया था. कंप्रेशन क्या रहता है कि इसके अंदर अगेन दो कंपोनेंट के अंदर बढ़ जाता है, जो कि इसकी नॉर्मल थ्रस्ट के नाम से, ठीक है, नॉर्मल थ्रस्ट की इंटरनल, इन सब की स्टडी करेंगे, एक बार खाली नाम बता रहा हूँ आपको. नॉर्मल थ्रस्ट के नाम से, और साथ ही साथ कंप्रेशन अदर फॉर्म में अगर इसका सेकंड कंपोनेंट लिया जाए तो किस में बन जाएगा? वो हमारा रेडियल शेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अभी आपको खाली नाम बता रहा हूं, इनके बारे में नहीं बताया कि क्या क्या चीजें हैं ये, ठीक है. उसके बाद एक आर्च के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसकी नेमिंग किस तरह से की जा सकती है, हालांकि इसके बारे में मैं डिटेल में ब्रिज इंजीनियरिंग के अंदर लेक्चर में बता चुका हूं, तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको फुल डिटेल में इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है. लेकिन फिर भी जितना हमें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. आर्च का जो ये पोर्शन होता है, ठीक है, टॉप मोस्ट पोर्शन, इसे हम क्या कह देते हैं? आर्च का क्राउन कह देते हैं. मैं बाकी चीजों को इरेज कर देता हूँ.
ठीक है, इसका टॉप मोस्ट पोर्शन है जो, उसे तो हम क्या कहते हैं बच्चों, क्राउन कह देते हैं। उसके बाद ये जो लाइन है, यहाँ पर ये जो लाइन बन रही है इस तरह से, ये जो यहाँ पर स्टोन, अगर मेजनरी हमारे पास आर्च होता है स्टोन वाला, तो जो स्टोन लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं स्प्रिंजर स्टोन्स। ठीक है, और ये जो लाइन बन रही है उसे बोलते हैं हम स्प्रिंजिंग लाइन। ठीक है, इस लाइन को हमने क्या बोल दिया, स्प्रिंजिंग लाइन। और स्प्रिंजिंग लाइन और इस क्राउन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कह देते हैं, हमारा राइज ऑफ द आर्च कह देते हैं, जिसे जनरली डिनोट करते हैं हम एच से। ठीक है, इस तरह से अगर आपने मेरा प्री स्ट्रेस का लेक्चर देखा तो उसमें भी हमने पैराबोलिक इस तरह से टेंडन बनाया था, तो पैराबोलिक टेंडन के अंदर भी जो यहाँ पर डिप आई थी, ठीक है, जैसे ये राइज है ऊपर की ओर उठ रहा है तो यहाँ पर डिप आई थी, जिसे हमने इसेंट्रिसिटी या डिप के नाम से बोल दिया था। तो अगर हम पैराबोलिक आर्च ले रहे हैं, जैसे आर्च की भी अलग अलग शेप होती है, बाय शेप अगर मैं आर्च का क्लासिफिकेशन करने जाऊंगा तो मेरे पास आर्च किस किस तरह के रह सकते हैं, पैराबोलिक, ठीक है, सेमी सर्कुलर और सेमी इलिप्टिकल वगैरह बहुत सारे हैं जो कि हमने ब्रिज के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें पैराबोलिक के ऊपर फोकस रखना है, तो इसलिए आपको ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं बता रहा। ठीक है, तो पैराबोलिक आर्चेस में मैं देखूं मेरे पास यहाँ पर क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं। एक तो राइज हो गया, क्राउन हो गया, बाहर का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्राडोज, इनसाइड का पोर्शन है जो उसे हम बोल देते हैं हमारा इंट्राडोज। ठीक है, ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन पे यहाँ पर क्राउन के पास जो स्टोन लगा रहता है उसे हम बोल देते हैं की स्टोन, और ये वाले तो आपको बता दिए थे स्प्रिंजर स्टोन, और जो बीच के बचे स्टोन रह जाएंगे उन्हें बोल देंगे वोजोइड्स। ठीक है, तो ये था हमारा आर्च का पार्ट। और ये जो यहाँ पर इम्पोस्ट और अबटमेंट लगाए जाते हैं, इम्पोस्ट इनको सपोर्ट देने के लिए इम्पोस्ट या फिर अबटमेंट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, और अबटमेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, स्पैन बोल देते हैं। और क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन आपको ऑलरेडी अब तक तो पता ही होगा, एज हम इसको 6 सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपको इफेक्टिव स्पैन और यहाँ पर क्लियर स्पैन के बारे में पता होगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस में पहले भी मैं बता चुका हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया मैंने। ठीक है, तो ये है मेरे पास एक आर्च और उसके एलिमेंट। और अगर मैं क्लासिफिकेशन करने जाता हूँ एज पर दी शेप, बेस्ड ऑन शेप, तो मेरे पास कौन कौन से मेजर कंसिडरेशन में कौन से आ जाएंगे, पैराबोलिक एंड सेमी सर्कुलर, जिसके हिसाब से हमारे सिलेबस में कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ पैराबोलिक आर्चेस हैं। ठीक है, तो चलिए आर्च के बारे में तब थोड़ा सा स्टडी करें। ओके, तो इस तरह का मेरा कुछ एक आर्च रहेगा। ठीक है, अब इस आर्च में आप यहां देखिए, इसके ऊपर कोई ना कोई लोडिंग लगी होगी। ठीक है, इस लोडिंग की वजह से मेरे पास रिएक्शंस जनरेट होंगी। तो कौन कौन सी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन जनरेट हो सकती है, वर्टिकल, अगर ए और बी सपोर्ट नाम दे रहा हूं, और ऊपर क्राउन पर मैं सी लिख देता हूं, तो 2 वर्टिकल हो जाएंगी। उसके बाद 2 हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, जिसे हम थ्रस्ट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ मोमेंट्स भी जनरेट हो सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट, वेरी लिटिल अमाउंट में। वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कम होते हैं, और कुछ कंडीशन में तो स्पेशल कंडीशन में इवन 0 भी हो जाते हैं। क्या हो जब मैं इसका एक छोटा सा कहीं पर सेगमेंट कट कर दूं। ठीक है, यहां से मैंने इसका क्या किया, आर्च का एक छोटा सा सेगमेंट कट किया। तो यहां देखिए आप, इस सेगमेंट के ऊपर, इस पोर्शन पर मेरे पास इस तरह से कोई थ्रस्ट की वैल्यू आ रही है, कोई फोर्स आ रहा होगा। ठीक है, ये फोर्स मेरे साथ पास आर्च के साथ में थीटा एंगल पर लग रहा होगा। ठीक है, इसका जो भी स्लोप होगा
किस तरह से हर एंगल पर स्लोप होगा इसका, आपने सर्वेइंग में भी पढ़ा होगा। जो हमारे कर्व्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली हर जगह इस तरह से स्लोप, चेंजिंग स्लोप होता रहता है हर पॉइंट पर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसका स्लोप बन रहा होगा और आगे इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट मेरे पास बन जाएंगे। एक कंपोनेंट तो क्या बन जाएगा, जो कि इस तरह से यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन कट हो रहा होगा उसके साथ में क्या बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा, ठीक है। नॉर्मल बनाएगा एक तो, और दूसरा क्या बनाएगा, इस तरह से यहाँ वर्टिकल बनाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने मेरे काफी सारे लेक्चर्स में इनिशियली स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लेक्चर में बताया था, जब भी हम क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, जब भी हम क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो क्रॉस सेक्शन के जो नॉर्मल जो फोर्स लगते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट हमारी, ठीक है। तो नॉर्मल थ्रस्ट होगी जिसे जनरली हम एन से डिनोट कर देंगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो क्रॉस सेक्शनल के इस तरह से वर्टिक मतलब पर पैरेलल में जो भी फोर्स जनरेट हो रही है उसे हम क्या बोल देते हैं, शियर। उसे हम क्या नाम देते हैं, शियर। क्योंकि इस तरह से क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है और डायरेक्शन इसकी एक तरह से रेडियल डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है ये देखो, रेडियल डायरेक्शन। तो इस तरह से जो जनरेट होने वाला इंटरनल आर्चेस का जो शियर है उस शियर का नाम क्या बन जाता है बच्चों, रेडियल शियर, ठीक है। तो एक हमारे पास फोर्स, नंबर ऑफ फोर्सेस इन आर्चेस क्या आ गए, हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा रेडियल शियर। जनरल जो डिनोशन इसका रहता है एफ से होता है, कुछ लोग एस से भी कर देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ए बी सी डी कुछ भी लिखिए, बस वहां पर डिनोट कर दीजिए कि रेडियल शियर को आपने एफ माना है, इस तरह से ब्रैकेट में लिखकर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल थ्रस्ट। इसे जनरली डिनोट किया जाता है एन से, ठीक है। तो आपके पास एक तो नॉर्मल थ्रस्ट जनरेट होगी, दूसरा आपके पास क्या जनरेट हो गया, इस तरह से रेडियल शियर जनरेट हो गया। अब नॉर्मल थ्रस्ट क्या होती है कि इसेंट्रिसिटी पर लगी होगी हल्की सी कहीं पर, ठीक है। ये नॉर्मल थ्रस्ट क्या लगी होगी, इसेंट्रिसिटी पर लगी होगी। अब जहां भी किसी पॉइंट के ऊपर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब जरूर तो नहीं ना बिल्कुल इसके सेंटर पर ये नॉर्मल थ्रस्ट लग रही हो, ये जो लोड जा रहा है उसके सेंटर से ही जा रहा हो, ठीक है। जरूर तो है नहीं ऐसे। तो ये जो नॉर्मल थ्रस्ट कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी पे लगी होगी, तो परपेंडिकुलर इनटू इसेंट्रिसिटी कर देंगे, एज इन द केस हमारे अपने प्री स्ट्रेस में भी किया था। तो यहाँ पर मेरे पास थर्ड जो नंबर ऑफ फोर्स या स्ट्रेस फंक्शन जनरेट हो जाएगा वो क्या जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट, जिसकी वैल्यू आप किससे डिनोट करोगे, एन डॉट ई से, जिसमें ई क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी विद द क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रल एरिया होगा, सेंट्रोइड होगा, उसके साथ में हमारे नॉर्मल थ्रस्ट की जो इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट। तो एक आर्च के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस हम कितने रजिस्ट करा सकते हैं, रेडियल, रेडियल शियर, नॉर्मल थ्रस्ट एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो अब इनके हिसाब से अब हम कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा आर्च का। आर्च का क्या करेंगे, कंपैरिजन विद बीम। हालांकि मैंने आपको ब्रिज इंजीनियरिंग में भी बताया था कि मेरा जो आर्च होता है वो बीम से ज्यादा प्रेफरेबल होता है फॉर द लॉन्गर स्पैन ऑफ ब्रिज। लेकिन क्यों, तो उसकी रीजनिंग यहां हम दे देते हैं आपको। एक मैं क्या बना रहा हूं देखिए यहां पर, आई डोंट नो व्हाई आई एम अनेबल टू ड्रॉ लाइन एवरी टाइम, ठीक है। एक आपके सामने इस तरह से एक बीम बना देता हूं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं। Let me try to draw arch. I'm not able to draw. और एक आपको मैंने क्या दे दिया, इस तरह से आर्च दे दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर बीम के ऊपर लोडिंग लगा देते हैं, दोनों के ऊपर लोडिंग लगाते हैं, ठीक है। दोनों का स्पैन क्या कर देते हैं, एल स्पैन फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद दोनों के ऊपर लोडिंग लगाएंगे हम, इक्वल पॉइंट लोड लगाते हैं सेंटर में एकदम, ठीक है। दोनों के बीच में एकदम हमने सेंटर में पॉइंट लोड लगा दिए। अब यहाँ देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोडिंग कंडीशन भी यानी कि सपोर्ट कंडीशन भी सेम दे देते हैं,
ये लीजिए, हमने क्या किया, सपोर्ट कंडीशन भी सेम दे दी ताकि आपको थोड़ी उसमें प्रॉब्लम ना हो कि आप कहेंगे तो ये दोनों की सपोर्ट्स अलग हैं, उसके अंदर अलग फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, यूं थोड़ी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों की सपोर्ट्स भी मैंने सेम दे दी और उसके साथ मैंने लोडिंग सिमिलर लगा दी, एकदम बीच में सेंटर पे एल स्पैन के दोनों में स्पैन भी एल ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ए और बी सपोर्ट्स हैं दोनों केसेस में, इनके ऊपर कौन कौन से फोर्स जनरेट हो सकते हैं, रिएक्शंस देखिए, रिएक्शन यानी कि रिस्ट्रेन कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं, वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर लोडिंग वर्टिकल है, ठीक है, क्योंकि लोडिंग वर्टिकल है तो बीम में आपको पता होगा वर्टिकल लोडिंग के केस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जनरेट नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला केस तो वैसे भी गायब हो जाएगा, चाहे तो आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मोमेंट तो वैसे भी नहीं है। अगर मैं पूछूं आपसे इन वी और वी बी की वैल्यू, रिएक्शंस की वैल्यू कितनी होगी, तो बेसिकली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और अगर आपने अभी तक शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी, आपको पता होगा जब भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऐसी होती है तो लोड जो जितना लगता है वो सपोर्ट्स पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। सपोर्ट्स पर क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, तो वी और वी बी की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आ जाएगी, P/2 एंड P/2 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो रिएक्शंस आ रही हैं उनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों, वी ए और वी बी की, डैश बोल देते हैं इन्हें, वी ए वी बी डैश, इनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, P/2 एंड P/2, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जीरो, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। वो तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो लगेगी अपनी, और उसके बाद सिमेट्रिकल कंडीशन है तो ऑटोमेटिकली आप निकालोगे तो यही फाइनल वैल्यू आने वाली, P/2 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद चेंज देखिए क्या आया, यहां पर जब मैं सेक्शन लेता हूं, कोई सेक्शन एक्स एक्स मैंने कट किया है दोनों केसेस में, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर एक्स एक्स सेक्शन कट किया और बेंडिंग मोमेंट निकाला इस एक्स पर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड से बना रहा हूं तो किस तरह से बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स यानी कि एक रिएक्शन ही है, तो उसकी वजह से बनने वाला बेंडिंग मोमेंट मेरा क्या हो जाएगा, P/2x, ठीक है। उसकी वजह से बनने वाला बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, P/2x। और यहां पर जब मैं बेंडिंग मोमेंट बनाने लगा तो अगेन इस एक्स एक्स सेक्शन पर लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो जाएगी, तो P/2x तो आ गया, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और वो चेंज क्या आया, यहाँ देखिए, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल अगर रिएक्शन जनरेट हो भी जाती, पहली बात तो हुई नहीं, दूसरी अगर हो भी जाती तब क्या करते, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, लाइन ऑफ एक्शन वहीं से जा रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, तो इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का कोई रोल नहीं रहता मेरे बेंडिंग मोमेंट में, ठीक है। इस बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में मेरा कोई भी रोल नहीं रहता। लेकिन जैसे ही मैं मेरे आर्चेस में आता हूं और अज्यूम कर लेता हूं यहाँ पर एच ए और एच बी कुछ जनरेट हो रही होंगी, क्योंकि जब हमने थोड़ी देर पहले एनालिसिस किया था ये वाला, तब मैंने आपको बताया नॉर्मल थ्रस्ट भी आती है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल थ्रस्ट आ रही है तो यहाँ पर एच ए एच बी की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। किसी न किसी सेक्शन पर एच ए एच बी की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, हालांकि सिमिलर आ सकती है अगर दोनों एक ही सपोर्ट पर हैं, दोनों को लेवल है जो सपोर्ट्स का सेम है तो उनकी वैल्यू इक्वल आ सकती है, लेकिन जीरो नहीं होगी, ठीक है। जीरो होना जरूरी नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो कैसे आएगी वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं एच ए बराबर एच बी बराबर एच, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, फिर एक बार एच ए ले लीजिए आप, और यहाँ पर जो लेंथ है इसकी, ठीक है, इस पॉइंट से स्प्रिंजिंग लाइन से लेकर ये जो हमने सेक्शन लिया है उसकी कोई ना कोई राइज होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगी, हम अज्यूम कर लेते हैं हाइट है वाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा था, क्लॉकवाइज बेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको मैं अगर पॉजिटिव में मानकर चल रहा हूँ तो ये वाला देखिए इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, दो फोर्सेस है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा इस बार मुझे एच ए इंटू वाई, ठीक है। एच ए की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो ओवरऑल आप देखिए इसमें से इस टर्म के अंदर में से कुछ ना कुछ तो मेरे को माइनस करना पड़ा, ठीक है। क्या करना पड़ा, कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ पर माइनस करना पड़ा है, ठीक है। अब आपको पता है जब भी आपने माइनस किया है तो वैल्यू के अंदर डिक्रीज आएगा, तो बेसिकली आर्चेस के अंदर अगर बीम से कंपैरिजन किया है तो मेरा बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है कम, और आपको पता है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम तो डिफ्लेक्शन कम, डिफ्लेक्शन कम तो मेंबर स्ट्रॉन्ग, स्पैन की लेंथ बढ़ा सकते हो, इकोनॉमिक स्पैन हो जाएगा, कैसे, क्योंकि जैसे ही बेंडिंग मोमेंट कम
तो उतनी ही स्ट्रेंथ के लिए मैं कम क्रॉस सेक्शन का, कम डेप्थ का, वहां पर कम जो रिब की विड्थ है उसका सेक्शन प्रोवाइड करा सकता हूँ। अब आपने सेक्शन पतला प्रोवाइड कराया तो उसके अंदर मटेरियल कम लगा, मटेरियल कम लगा तो अगेन ओवरऑल वेट कम तो आने वाले लोड कम, तो ज्यादा डिस्टेंस तक स्प्रेड कर सकते हो। वेट कम तो लगने वाला मटेरियल कम, मटेरियल कम तो लगने वाला पैसा कम, यानी कि बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन मेरे पास बन जाता है। तो इस तरह से मेरे पास कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं आर्चेस के बीम के ऊपर। तो उन एडवांटेजेस के बारे में लिखूंगा मैं। एडवांटेजेस ऑफ आर्चेस। ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया होगा हमारी बीम से आर्च किस तरह से थोड़ा बेटर है, वो बेंडिंग मोमेंट को किस तरह से रेड्यूस करो। और प्री डोमिनेंट वहां पर मैंने कंप्रेशन ही क्यों बोला, बेंडिंग मोमेंट को कम क्यों बताया, आता है ठीक है, क्योंकि रिजिड हमारा मेंबर है, स्टिफ मेंबर है, ठीक है, फ्लेक्सिबल तो है नहीं, कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट लेगा, लेकिन उसकी वैल्यू ओवरऑल कम होती है। आपको बाय वहां पर मैथमेटिकली मैंने बता दिया किस तरह से कम होती है। एडवांटेजेस ऑफ आर्चेस देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहला एडवांटेज तो हमने अभी क्या देखा था कि ड्यू टू लोअर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ड्यू टू आर लोअर बेंडिंग मोमेंट वी कैन प्रोवाइड लॉन्गर स्पैन, ठीक है, वी कैन प्रोवाइड लॉन्गर स्पैन। और उसके बाद क्योंकि मेरा बेंडिंग मोमेंट रेड्यूस हो गया तो उसकी वजह से जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के मैं भी रेड्यूस कर सकता हूँ। क्रॉस सेक्शन रेड्यूस किया तो लगने वाला मटेरियल भी मेरा रेड्यूस हो गया। अब लगने वाला मटेरियल रेड्यूस हुआ तो उसके कारण लगने वाला लोड कम हुआ, तो अगेन लोड कम हुआ तो अगेन मैं लॉन्गर स्पैन प्रोवाइड करा सकते हो, क्योंकि डिजाइन लोड कम है तो आप कम लोड के लिए बड़ा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और मटेरियल कम लगा उसके कारण मेरा कॉस्ट भी कम लगा, जिसके कारण ये लीड करता है मेरे इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन के। कंस्ट्रक्शन कैसा बन गया मेरा, इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मेरे पास कुछ एडवांटेज हैं, अब हर चीज के एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे मेरे पास। तो डिसएडवांटेजेस में देखिए, इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या रहता है कि इसके लिए चाहिए हमारे को हाईली स्किल्ड लेबर, ठीक है, हाईली स्किल्ड लेबर। और दूसरा, कांट बी यूज फॉर रेजिडेंशियल और स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रेजिडेंशियल और स्मॉल स्ट्रक्चर के लिए देखिए कैसे यूज नहीं हो सकता। हालांकि दिखने में तो आर्च बहुत एस्थेटिकली तो बहुत प्लीजिंग लगते हैं। आप मंदिर वगैरह जाते हो, टेंपल जाओगे, कहीं भी मॉस्क वगैरह में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, आर्चेस वहां पर दिखाई देते हैं। तो दिखने में तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। पुराने आप किले वगैरह देखोगे वहां पर भी आर्चेस का काफी यूज किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम आती है आर्चेस के अंदर की फ्यूचर एक्सपेंशन की। आपने मान लो छत प्रोवाइड करा दी, आर्च टाइप की, डोम टाइप की आर्च वहां पर छत प्रोवाइड करा दी, क्या आप वहां पर दूसरी ऊपर माला बना सकते हो? कभी फ्यूचर में बनाना चाहो दूसरा माला बना सकते हो? सो कंसिडरिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन, ठीक है, कंसिडरिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन, उसके बाद हाईली स्किल्ड लेबर वगैरह चाहिए, खर्चा ज्यादा आ जाएगा, डिजाइन भी आपको वैसे कंसिडर कराना पड़ेगा, वरना दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। सो बाय दैट पर्पस वी कैन नॉट यूज दिस कंस्ट्रक्शन विद दिस आर्च फॉर अ रेजिडेंशियल और स्मॉल स्ट्रक्चर्स। ओके, चलिए अब आर्चेस के टाइप पर आते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ आर्चेस। हालांकि इनके बारे में भी ऑलरेडी मैं ब्रिज इंजीनियरिंग के लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब टाइप ऑफ आर्च जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हिंजेस, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हिंजेस, कि जितने नंबर होंगे उतने नंबर का उसे आर्च बोल देंगे। सबसे पहला आर्च आपके सामने मैं बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आर्च है जिसमें आपको दो हिंज तो कहां प्रोवाइड करा रखे हैं, एट दी स्प्रिंजर और स्प्रिंजिंग लाइन, ठीक है, टू हिंजेस एट
स्प्रिंजर्स प्लस इसमें जो वन हिंज एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा वो कहाँ प्रोवाइड कराएंगे हम, क्राउन पर। ठीक है, वन हिंज कहाँ प्रोवाइड करा देंगे, क्राउन पर। क्योंकि इस आर्च के अंदर 3 हिंज है इसलिए इस आर्च का नाम क्या बन जाता है, 3 हिंज्ड आर्च। ठीक है, इस आर्च का नाम क्या बन गया, 3 हिंज आर्च। उसके बाद देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस इसमें कितनी जनरेट हो सकती हैं, 1, सेकेंड वर्टिकल, 3 एंड 4। तो जब मैं इसकी डिटर्मिनेंसी का कैलकुलेशन करने जाऊंगा ds का, तो मेरे पास 4 रिएक्शंस हैं। ठीक है, 3 तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती ही है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा मोमेंट यानी कि यहाँ पर मोमेंट रिलीज कर दिया। ठीक है, हेयर मोमेंट इज रिलीज यानी कि बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। जो क्राउन है ना वहां पर हमने मोमेंट को रिलीज कर दिया। शुरू में पढ़ा था ना रिलीज रिएक्शन वगैरह इंटरनल हिंज की हेल्प से, तो वो वाला इंटरनल हिंज यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। तो अगेन -1 का और करना पड़ेगा क्योंकि एक और इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, समीशन ऑफ m एट द क्राउन 0। ठीक है, समीशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन 0। एक्स्ट्रा इक्वेशन आई 4 कंडीशन इक्वेशन, 4 अननोन्स, माइनस किया तो इंडिटरमिनेसी कुछ नहीं है, 0 आ गई। तो इसलिए जो मेरे 3 हिंज आर्च जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा नाम बोलना है, सिर्फ डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट नहीं बोलोगे, ऐसे बोलोगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट या काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट। ठीक है, पूरा नाम बोलना है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और जो मैंने काइनेमेटिक डिटर्मिनेट बना बोला है ना, इसके लिए नहीं बोला। ठीक है, कहीं आप बोलो कि इसको काइनेमेटिक डिटर्मिनेट कैसे बोल दिया, वो इन जनरल में बात कर रहा था। ओके, तो ये मेरे पास एक बन गया फर्स्ट जो टाइप ऑफ आर्च, वो कैसा है, 3 हिंज आर्च। और वो कैसा आता है मेरे पास, एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ मैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सोल्व कर सकता हूं। दिस कैन बी सोल्व बाय इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम्स। कौन कौन सी होती हैं, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड ऑल द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट 0। 3 इक्वेशन तो ये आ गई, प्लस एडिशनल कौन सी होगी, मोमेंट एट द क्राउन 0। ठीक है, इससे सोल्व कर दिया, हमारे पास 3 हिंज आर्च आ गया। ये हमारे सिलेबस में है, तो आज इसके बारे में अगर टाइम बचता है तो जो हम स्टडी करेंगे वो 3 हिंज आर्च के बारे में इनिशियलाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकंड आप देखिए, अब 3 हिंज की जगह क्या कर दिए, 2 हिंज कर दिए, क्राउन से हिंज को हटा दिया, तो सेकंड टाइप के हिंज का आर्च का मतलब बना हमारा 2 हिंज आर्च। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस बार हिंजेस सिर्फ और सिर्फ कहां प्रोवाइड करा रखे हैं, एट दी स्प्रिंजर्स। ठीक है, 2 हिंजेस एट स्प्रिंजर्स या सपोर्ट्स। ठीक है, हिंज सपोर्ट दोनों जगह प्रोवाइड करा दी, तो नंबर ऑफ रिएक्शन 4 जनरेट हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3। तो एक स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी से ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है मेरा, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। दिस वन इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। और कितनी इंडिटरमिनेंसी है इसकी, एक। और कैसे कैलकुलेशन करते हैं अब तो पता ही होगा आपको। ठीक है, इतना उसके बारे में हमने लेक्चर स्पेशल बना रखे हैं। अगर थर्ड के बारे में बात करूं, अब 3 से 2 हिंज पर है, 2 से 1 हिंज पर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सिंगल हिंज्ड आर्च। तो इसमें जो आर्च प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे क्राउन के ऊपर। ठीक है, ये हम कहां प्रोवाइड कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ एट द क्राउन। इन दिस आर्च one hinge is provided at crown only। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सिंगल हिंज आर्च। और उसके बाद आप इसकी स्टडी करके बता सकते हैं कि कितनी इंडिटरमिनेंसी का, इंडिटरमिनेंसी निकालना बता दिया आपको। एक चीज बच्चों आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये वाली सपोर्ट दे रखी है ना, कुछ बार एग्जाम में आपको इस सपोर्ट की जगह ऐसे बना के भी दे देते हैं। ठीक है, यूं बना के भी दे सकता है। तो इसका मतलब भी कैसा है, हिंज ही है। ठीक है, इसका मतलब भी कैसा है, हिंज है। 2 हिंज आर्च यानी कि ये और ये दोनों इक्वल बातें हैं, एक ही बात है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसकी जगह कई बार एग्जाम में ये भी बना आ जाए, तो दोनों के मतलब एक ही तरह से एनालिसिस करेंगे।
ठीक है, ये हाँ हो गया हमारा सिंगल हिंज आर्च। अब क्या हो, जब एक भी हिंज नहीं है तो उसे बोल देंगे हिंजलेस आर्च। ठीक है, तो जिसमें एक भी हिंज नहीं होगा उसे हम क्या बोल देंगे, हिंजलेस आर्च। अब हिंज नहीं है तो क्या होगा, वो फिक्स होगा, तो इसका अदर नेम जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, फिक्स्ड आर्च। तो फिक्स्ड आर्च देखिए मेरा किस तरह से बनता है, कुछ ऐसे बना दिया और सपोर्ट्स कैसी दे दी इस बार, फिक्स्ड ओनली। ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल बनाओ चाहे इस तरह से इंक्लाइन में बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है सपोर्ट्स। चाहो तो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स भी बना सकते हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं हमारे 3 हिंज आर्च का। ओके, let us again try to draw this. No, this is again not working. कोई बात नहीं, आर्च का यहां देखिए आप, एक बार सिंपल ही ड्रॉ कर लेता हूं, चलो। ओके, तो स्टूडेंट्स हम अभी पढ़ रहे हैं एनालिसिस पार्ट, ओके, ऑफ 3 हिंज्ड आर्च। कि जो सिलेबस में हमारे दे रखे हैं हम डायरेक्ट वही पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा फालतू बातें पढ़ने का हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो जो मेन आपके लिए ज़रूरी है, इवन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आपसे नहीं पूछने वाला, ठीक है, आपसे पूछेगा ये सब चीज़ें जो हम अब हम करने वाले, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अभी 3 हिंज्ड आर्च के बारे में, सिलेबस में हमारी यही डिफाइंड है। और 3 हिंज आर्च कैसा, पैराबोलिक। ओके, कैसे बार पढ़ रहे हैं हम, पैराबोलिक आर्च पढ़ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है। डिफाइन कर देते हैं कि इसमें क्राउन से लेकर स्प्रिंजर लाइन तक की जो डिस्टेंस है उसे हमने बोल दिया राइज, एच से डिनोट किया है, ठीक है। तो इसका राइज जो डिनोट कर दिया हमने, किससे कर दिया, एच से। उसके बाद स्पैन है इसका, उसकी लेंथ आ जाती है एल, स्पैन लेंथ कितनी ले लेंगे, एल। उसके बाद नेमिंग कर दी थोड़ी सी, ए सपोर्ट, बी सपोर्ट एंड सी क्राउन। रिएक्शंस देख लेते हैं क्या क्या जनरेट हो सकती हैं। ओके, तो रिएक्शन देखिए मेरे पास क्या क्या जनरेट होंगी। एक तो रिएक्शन जनरेट होगी वी ए, एक रिएक्शन जनरेट हो सकती है वर्टिकल में एट द सपोर्ट बी, वी बी। उस तरह से हॉरिजॉन्टल में एक रिएक्शन जनरेट होगी एच ए, और बी सपोर्ट पर हो जाएगी एच बी। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन 4 हमारे पास, नंबर ऑफ जो अननोन्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से, एच ए, एच बी, वी ए, वी बी। उसके बाद कंडीशन इक्वेशन 3 इक्विलिब्रियम, और चौथी मेरे पास कंडीशन इक्वेशन कहाँ से आ जाती है, ग्राउंड पर मोमेंट को रिलीज करके समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी जीरो। तो यानी कि एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसी है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। एनालिसिस के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट में बताऊं, सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए होता है, जब भी एनालिसिस करेंगे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी ए वी बी की। तो अगर आप स्टेप्स इसके लिखो, प्रोसीजर लिखो, प्रोसीजर फॉर एनालिसिस, तो स्टेप 1 तो क्या करोगे आप, कैलकुलेट वर्टिकल रिएक्शंस, कैलकुलेट वर्टिकल रिएक्शंस वी ए एंड वी बी एट द सपोर्ट्स। ठीक है, वी और वी बी की वैल्यू निकाल ली आपने। चलिए उसके बाद अब सेकंड पर आते हैं, सेकंड स्टेप। अब वी ए वी बी की वैल्यू निकाल ली, अब आप क्या करेंगे, एच ए एच बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सेकंड जो स्टेप मैं आपको बोलूंगा वो कहूंगा कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, वी ए वी बी की वैल्यू आप तो निकाल लोगे, ठीक है। वी और वी बी की वैल्यू आपको अगर क्वेश्चन में निकालनी होती, सिंपली आप क्या करते कि यहाँ पर जो भी लोड दे रखा है, ठीक है, हालांकि पहले तो मैंने बाय सिमेट्री आपको बता दिया था, वो तो हमारे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से होता है कि सिमेट्रिकल है तो सीधा हाफ कर दो उसको। लेकिन क्या हो, कंपटीशन एग्जाम नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आपको निकालना पड़ता है। तो एक इक्वेशन तो क्या लगाओगे, स्टेप 1 के लिए आप समीशन ऑफ, ठीक है, स्टेप 1 की इक्वेशन लिख रहा हूँ,
समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स है 0, ठीक है। वर्टिकल फोर्स में करोगे तो VA प्लस VB माइनस P हो जाएगा 0। और उसके बाद क्या कर दोगे, किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में B या फिर A के रिस्पेक्ट में, अज्यूम कर लेते हैं कि B के रिस्पेक्ट में सारे मोमेंट्स को 0 कर दिया, क्योंकि HA, HB और VB तीनों की लाइन ऑफ एक्शन देखो कहां से गुजर रही है, इस पॉइंट से B से गुजर रही है, तो इनके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आई नहीं, तो मोमेंट की कैलकुलेशन में ये तीन तो आएंगे नहीं। कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ VA इंटू एल और P इंटू एल बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VA इंटू एल बराबर P इंटू एल बाई टू। तो देखो VA की वैल्यू कितनी आ गई, P बाई टू आ गई, क्योंकि VA प्लस VB बराबर P है, तो VB की वैल्यू P बाई टू आ जाएगी। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन की जाती है स्टेप 1 की वर्टिकल रिएक्शंस की कैलकुलेशन। जैसा भी टाइप का लोड लगा होगा, आप ये दो इक्वेशन लगा के, यानी कि कौन कौन सी लगानी है स्टेप 1 के अंदर, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट 0 कर दो, चाहे ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में लो चाहे बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लो। बेसिकली जो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में करते थे ना, वही चीजें कर रहे हैं, कुछ खास नया नहीं कर रहे। सेकंड आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकालनी है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे निकालें, इन दोनों की ना तो मैं मोमेंट ए के रिस्पेक्ट में ले सकता हूँ ना बी के रिस्पेक्ट में ले सकता हूँ। ये काम तो चलो कर सकता हूँ कि सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को 0 कर दूं, फिर तो HA प्लस HB हो जाएगा। लेकिन आगे क्या करूं, अब क्या करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंट इसमें एक तो इक्वेशन लगानी पड़ेगी समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 एंड अदर इक्वेशन क्या यूज करोगे आप, मोमेंट अबाउट ए क्राउन 0 आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ सेक्शन। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता था, इट इज समेशन ऑफ मोमेंट आइदर टू द लेफ्ट ऑफ सेक्शन और टू द राइट ऑफ सेक्शन। आप ये नहीं कर सकते कि हिंज के ऊपर यहां से भी लगने वाले लोड ले लोगे, यहां से भी लगने वाले लोड ले लोगे, या लेफ्ट सेक्शन के लोगे या राइट सेक्शन के लोगे। तो आपके पास इस तरह से देखिए, लेफ्ट हैंड सपोर्ट से क्या आ जाएगा, आपके पास HA और HB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू निकालें, कितनी आ जाएगी, VA मोमेंट अबाउट C में कर रहा हूं 0, तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, VA इंटू एल, ठीक है, VA इंटू एल बाई टू माइनस HA इंटू एच, माइनस HA इंटू एच, माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये अगर क्लॉकवाइज है तो HA देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। थोड़ा सा कचरा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इरेज करता हूं। ठीक है, तो ये वाला देखो इसे कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली कैसे घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि हिंज देखो ऐसे ऊपर लगा पड़ा है, जब नीचे से लोड लगा रहा हूं तो ये देखो कैसी डायरेक्शन होगी, आपको तो इसके मिरर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही होगी अभी, ठीक है, क्योंकि जब कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं तो मिरर इमेज बनती है, ठीक है। और जब हॉरिजॉन्टल इस तरह से रिएक्शन थर्ड्स लग रही है, तब देखो पहले की अपोजिट डायरेक्शन होगी। यानी बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ, वी और HA की जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी, यानी कि बेंडिंग मोमेंट लगाने की, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा। तो दोनों को 0 कर दिया, तो इस तरह से मेरे पास HA की वैल्यू क्या आ जाएगी, HA इक्वल्स टू VA L बाई टू बाई H, ठीक है। HA की वैल्यू यानी कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ गई, VA इंटू एल बाई टू अपॉन एच। तो आप कोई भी लोड के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, जैसे यहाँ पर P बाई टू लोड था, ठीक है, तो उसी हिसाब से HA की वैल्यू अलग आ जाएगी। अगर UDL लगा होता तो HA की वैल्यू अलग आ जाती। लोडिंग के टाइप के हिसाब से HA की यानी कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू चेंज होती रहेगी मेरे पास। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब HA VA की वैल्यू आ गई, तो अगर मैं पूछूं कि ये जो मेरा इस तरह से सेक्शन होगा, ये जो आर्च है, कोई ना कोई ऐसे रिजल्टेंट भी दे रहा होगा, ठीक है, रिजल्टेंट रिएक्शन आर भी कुछ लग रही होगी, तो वो निकाल सकते हो आप। अगर मैं कैलकुलेशन करने के लिए बोलूं तो क्या आप वो निकाल पाओगे। तो बेसिकली यहाँ देखो, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और आपको पता है जब भी 90 डिग्री के बीच में रिजल्टेंट निकाला जाता है, यानी कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस लगा के सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है। HA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर का अंडर रूट, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। तो ये मेरा हो जाएगा स्टेप 3। स्टेप 1 तो क्या था, वर्टिकल फोर्सेस की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। किससे करोगे, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0 करके, और किसी ए या बी सपोर्ट पर मोमेंट की कैलकुलेशन 0 करके, बेंडिंग मोमेंट 0 करके, ठीक है। स्टेप 2 में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट चाहिए, तो एक तो समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 कर दोगे, और दूसरा क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन लगा दोगे, समेशन ऑफ ऑल द बेंडिंग मोमेंट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, सिर्फ एक साइड के लेने, या तो लेफ्ट के या राइट के, जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकाला है,
एच ए की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। अलग अलग केस में अलग अलग हो जाएगी, जो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे अपने आप निकल जाएगी। थर्ड आपको चाहिए रिजल्टेंट रिएक्शन, कि रिजल्टेंट की रिएक्शन क्या आ सकती है, और थीटा भी आप निकाल सकते हो, टेन थीटा कैसे लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स या फिर फिजिक्स पढ़ी है, तो उसके अंदर जब वेक्टर एनालिसिस करते थे हम, ठीक है, वेक्टर ट्रायंगल जो बन के आता था हमारा, एच ए वी ए और आर ए नाम दे देते हैं। अगर आर ए रिएक्शन की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, वो एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। और दिस इज माई स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, और इसी का जो भी एंगल लग रहा होगा टेन थीटा आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। हालांकि है तो 10th क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन देखें आपका कितना दिमाग लगता है। हर बार मैं एक लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन बीच में कहीं भी पूछ लेता हूँ, वो आपको बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने के लिए। तो इस बार का ये क्वेश्चन है कि इसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच ए अपॉन वी आएगी या फिर वी ए अपॉन एच ए आएगी, ठीक है। आएगी तो इन दोनों में से, लेकिन एच ए अपॉन वी आएगी या एच ए अपॉन वी अपॉन एच ए आएगी, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। तो स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 देखिए क्या करना है आपको। स्टेप 4, कोई भी कंस्ट्रक्शन किया है, कोई स्ट्रक्चर बनाई है, एनालिसिस करना है, तो मकसद क्या होता है हमारा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। तो करो ना, सब कुछ तो आ गया, एच ए आ गया, वी ए आ गया, सब कुछ तो आ गया, कर दो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, यानी कि किसी भी सेक्शन के ऊपर, कोई सेक्शन एक्स हमने कट किया है, वहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू किसी भी सेक्शन एक्स पर आप कैसे बता सकते हो, अगेन डायग्राम से समझते हैं। किसी सेक्शन एक्स पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू किस तरह से निकालें हम। बच्चों सिंपली स्किप कर दो 10 सेकंड के लिए, वही डायग्राम बना रहा हूं जो पहले बनाया था। थ्रस्ट वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, 2 वर्टिकल हैं, 2 हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है। उसके बाद क्राउन पर एक हिंज दिखाना भूल गए, ओके, इतना बना था। उसके बाद मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई सेक्शन है एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है, कोई भी सेक्शन मैंने एक्स एक्स सेक्शन ले लिया, जिसकी डिस्टेंस क्या है, कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस क्या आ गई, कुछ इस तरह से आ गई मेरे पास। और इसकी स्प्रिंजिंग लाइन से जो इस एक्स एक्स सेक्शन की वर्टिकल डिस्टेंस है, उसको डिनोट कर देता हूं मैं वाई से, ठीक है, उसको डिनोट कर देता हूं वाई से। तो आपको क्या बताना है, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स कितना आएगा। तो बेसिकली क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से बना रहा हूं, क्योंकि एक बार मैं यहाँ पर डिनोशन क्या कर दूंगा कि क्लॉकवाइज को मैं लेफ्ट हैंड साइड से पॉजिटिव बोलता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैं राइट हैंड साइड से बनाने जा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये केस इस तरह। बेसिकली बीम के अंदर जो सैगिंग वाला केस होता था हमारा, वही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वही साइन कन्वेंशन इस तरह से आपको डिनोट करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन डिनोट नहीं करते तो अगर मैं कॉपी चेक करूँ तो मैं तो भाई काट दूं पूरा, क्योंकि मैं तो गलत मानूं उसे। साइन कन्वेंशन नहीं बताया तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, कौन सी नेगेटिव मानी, कैसे पता लगा। तो साइन कन्वेंशन दिखाना इस तरह से बड़ा जरूरी हो जाता है हमारे पास। तो बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन की देखिए, वीए को अब मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है इस तरह से, ठीक है। वीए को ऐसे मान लिए कि वीए तो ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये देखो डायरेक्शन कैसी आ रही है, आपके सामने तो एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे होगा वीए, लेकिन एक्चुअल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो उसको मान लिया करो हिंज। यहाँ मान लो लोड, ऐसे लोड लगा होता है, कैसे घुमा देता है इसको हिंज के रिस्पेक्ट में, क्लॉकवाइज में, राइट। तो क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना है, तो वीए इंटू इसकी एक्स वैल्यू हो जाती, ठीक है। यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाता है, वी ए एक्स बाई द सपोर्ट ए, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल रिएक्शन के कारण तो वी ए एक्स हो गया। अब ये एच ए क्या करेगा, इसको देखो, इस तरह से लगता था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता, अगेन इस तरह से लगेगा, तो यहाँ पर अगर हिंज होता तो इसको कैसे घुमा देता, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस एच ए इंटू वाई, ठीक है, माइनस एच ए इंटू वाई। और इस बार जीरो मत कर देना इक्वल के, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एक्स माइनस एच ए वाई। तो इस तरह से आप
वीए की वैल्यू जैसे कुछ देर पहले हमने निकाली थी, अगर यहाँ पर पी लोड होता तो वीए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, p/2, और एच ए की वैल्यू अगर पी लोड होता तो हमारे पास कितना आया था, वीए इंटू l/2 अपॉन एच। ठीक है, एच यही आया था ना, वीए की भी वैल्यू रख दी तो p/2 इंटू l/2 अपॉन एच, तो कितना आ गया, PL/4h। तो सिंपली अगर इस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू रखते हो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स की, फॉर द केस ऑफ पॉइंट लोड एट ग्राउंड, फॉर द केस ऑफ पॉइंट लोड एट ग्राउंड यानी कि बीच में सेंटर पर, तो मेरे पास क्या इसकी कंडीशन बन जाती है, इक्वेशन तो यही बनेगी। ठीक है, इक्वेशन हर बार यही बनेगी। जिसको भाई याद करने का शौक होता है ना, इसे याद कर लो। सजेशन तो नहीं दूंगा कि याद करना चाहिए, पर कुछ लोग होते हैं कि याद करने की कोशिश करते हैं हर चीजों को। याद नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे समझ समझ के किया 4-5 बार इक्वेशन लिखोगे अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसके लिए इक्वेशन में अगर लिखना चाहूँ मैं, बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहूँ, वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, p/2 इंटू एक्स माइनस PL/4h मल्टीप्लाई बाय y। तो पॉइंट लोड के केस के लिए मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। x की वैल्यू तो चलो हमें दी होगी कि लेफ्ट हैंड सपोर्ट से 2 मीटर पर है, 3 मीटर पर है, 4 मीटर पर है, लेकिन y की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, y की वैल्यू आपको नहीं दी होगी, ये आपको पहले ही बता रहा हूँ, y की वैल्यू इक्वेशन के अंदर बिल्कुल नहीं दी होगी। x की वैल्यू निकालोगे, y की कैसे निकालें। तो क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं पैराबोलिक आर्च का, तो पैराबोला के लिए एक इक्वेशन रहती है हमारे पास, जो कि मैंने प्री स्ट्रेस में भी पढ़ाई है। वहां पर हमने क्या लिखी थी, 4e/l² x इंटू एल माइनस एक्स, राइट। प्री स्ट्रेस में हमने इक्वेशन क्या लिखी, थोड़ा सा यहाँ पर अब मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इन सब की जरूरत नहीं है हमें। तो इस तरह से जो मेरा प्री स्ट्रेस का केस था, उसके अंदर भी मैं क्या लेकर चल रहा था, इस तरह से एक डिप ली थी मैंने। ठीक है, डिप या फिर इसेंट्रिसिटी ली थी। ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी थी उसे क्या नाम दे दिया था मैंने, ई से। लेकिन हमारे पास तो इस बार तो हम क्या ले रहे हैं, आर्च ले रहे हैं, और आर्च के अंदर आपको पता है क्या होता है, डिप की जगह राइज होता है। ठीक है, तो ई की जगह इस बार क्या हो जाएगा, मैक्सिमम राइज की जगह एच आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी पैराबोलिक की हमारे पास, y इक्वल्स टू 4h अपॉन एल स्क्वायर, जिसमें एल ये वाली स्पैन लेंथ होती है, एच ये राइज रहता है, एक्स कोई भी सेक्शन आपने कहीं से ले लिया, अगर ये एक्स लिया है तब यहाँ पर ये y की डिस्टेंस क्या आई है, ये राइज कितना आया है, तो उसके निकालने के लिए इक्वेशन क्या बनी, x इंटू एल माइनस एक्स। ये फाइनल इक्वेशन आपको यूज करनी है फॉर दी पैराबोला। जैसे ही आपको x की वैल्यू दी होगी, बाकी सब तो एक क्वेश्चन के अंदर दिया होता है आर्च के अंदर, तो सिंपली आप y की डिस्टेंस निकाल सकते हो, y को यहाँ रखोगे और जिस भी टाइप की लोडिंग कंडीशन होगी उसके हिसाब से va और ha की वैल्यू निकालोगे, तो सिंपली आपके पास उस सेक्शन के ऊपर, कहीं भी सेक्शन है 2 मीटर 3 मीटर के ऊपर, आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो एक बार तो हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है, अगर हम जनरल एनालिसिस कर रहे होते कि ऊपर से बेंडिंग मोमेंट वगैरह लगा दिए, काम खत्म। लेकिन आर्चेस में एक खासियत होती है, इसमें 2 नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई थी। सिर्फ बेंडिंग मोमेंट नहीं था, बेंडिंग मोमेंट तो बिल्कुल कम आता है, आपको बताया था मैंने, बेंडिंग मोमेंट तो बिल्कुल कम आता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस आर्चेस के अंदर हमने कितने पढ़े थे, अगर आपको याद हो, कौन कौन से पढ़े थे, बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल और रेडियल। बेंडिंग मोमेंट की स्टडी तो कर ली कैसे करनी है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 और 6 में पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट रेडियल शियर एंड हाउ टू कैलकुलेट आर नॉर्मल थ्रस्ट। तो चलिए अब उनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आर्च जब बनाया जाता है हमारा, एक मिनट लेट मी चेक, ओके, आर्च मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। ये बीच में यहाँ पर एक हिंज यहाँ प्रोवाइड होता है, इंटरनल हिंज है। ठीक है, जैसे हमने बीम के अंदर बनाया था ना इंटरनल हिंज, इस तरह से वो वाला हिंज है ये। ठीक है, जैसे ही लोडिंग लगाई तो इस तरह से शेप चेंज कर जाता है, वो वाला इंटरनल हिंज। और उसके बाद क्राउन पर अगेन 2 हिंजेस प्रोवाइड करा रखे थे। डायग्राम थोड़ा सा गंदा है पर कोप अप कर लेना आप। कहीं कोई एक सेक्शन कट किया मैंने, एक्स एक्स। ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन कट किया, और लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम बन के आएगा उसी को पार्ट को ले रहा हूं एक बार में। ठीक है, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ
लिटिल गुड डायग्राम, ओके अच्छा बन गया। ये ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं अब मैं, क्योंकि उसका सेक्शन लिया, उसका देखो इतना सा हिस्सा लिया था मैंने। ओके, एक साइड तो क्या दिखा रहे हो आप, इस तरह से हिंज की जगह मैं क्या डायरेक्ट रिएक्शंस दिखा दूं? ठीक है, ए सपोर्ट पर एच ए आ रही थी, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में क्या आएगी, वी ए। ठीक है, उसके बाद हमने जब एनालिसिस किया था, ये जो क्रॉस सेक्शन था, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, जब क्रॉस सेक्शन के ऊपर लोड लगता है तो एक तो क्रॉस सेक्शन के एकदम परपेंडिकुलर जनरेट हुआ था, जिसे हमने नॉर्मल थ्रस्ट का नाम दिया था। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया था, नॉर्मल थ्रस्ट, यानी कि एन नाम से डिनोट किया था। और उसके बाद एक इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा था, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया था, अलग कलर लूं क्या, चलो अलग ले लेते हैं। एक क्या है मेरा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, इसे क्या नाम देता हूं मैं, रेडियल शेयर, क्योंकि शेयर का काम में क्या है, काटना, और क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, हमारे आर्च को काट रहा है, इसलिए इसे रेडियल शेयर बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास दो फोर्सेस जनरेट हो गए। अब जब भी स्लोप ये कर्व बनता है ना, तो इस कर्व का ना कुछ स्लोप आता है। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो ये देखिए, ये तो क्या है, नॉर्मल लग रहा है इस तरह से, ये कैसा लग रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि उस क्रॉस सेक्शन के एकदम नॉर्मल परपेंडिकुलर पे। और जब भी इस तरह से कहीं पर नॉर्मल बनाया जाता है किसी पॉइंट के ऊपर एक कर्व के अंदर, तो उस नॉर्मल के और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है ना, वही उसका आर्च का स्लोप हो जाता है। पहली बार जब भी इस तरह से आप स्लोप निकालते हो ना किसी कर्व के अंदर, तो क्या करते हो, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो। ठीक है, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकाल लेते हो। तो बेसिकली अगर ये कर्व बीच में इस तरह से चल रहा होता, तो उसके ऊपर टेंजेंट बनी जो कि एक नॉर्मल थ्रस्ट का काम कर रही है, और हॉरिजॉन्टल के साथ उसने क्या बना दिया, थीटा डिग्री एंगल बना दिया, और यही मेरा क्या हो जाता है यहाँ पर, स्लोप बन जाता है। ठीक है, ये मेरा क्या बन जाता है, स्लोप। एक्स्ट्रा चीजों को हटा रहा हूं मैं यहाँ पर। ओके, इतना समझ गए आप, ये मेरे पास स्लोप आ गया। नॉर्मल को अगेन मैं थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरी नॉर्मल थ्रस्ट, बीच के अंदर भी कर्व कुछ इस तरह से चल रहा था, उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट टाइप में ये नॉर्मल बनी हुई थी, जो इसके 90 डिग्री पर इस तरह से बनती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ में स्लोप थीटा आ गया। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज आते हैं मेरे पास, किसी भी सेक्शन को कट करोगे ना, तो आपके पास क्या आएंगे, टू कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज आएंगे। एक कंपोनेंट तो मेरा क्या रहता है, ब्लू कलर से बनाते हैं, एक कंपोनेंट होता है मेरे पास इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट उस सेक्शन के ऊपर, उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, और एक कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की सेक्शन के ऊपर कैलकुलेशन कैसे करें, तो देखिए, एक लोड भी एक्स्ट्रा लगा ही देता हूं मैं। एक लोड W1 लगा हुआ था, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सपोर्ट पर एक लोड W1 मैंने यहां पर डिनोट कर दिया। V की वैल्यू अगर आपको चाहिए, ठीक है, इस V की वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करोगे, अज्यूम कर लिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टाइप के लोड मेरे पास लग रहे हैं, रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट है, वो तो इंटरनली जनरेट हुए हैं, और इनकी कैलकुलेशन हम V और H के बेस पर ही करेंगे। ठीक है, V और H के बेस पर करेंगे, लेकिन ये V और H की यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड की कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, इंटरनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड की कैलकुलेशन देखो कैसे हो जाएगी। अज्यूम कर लिया कि वर्टिकल लोड वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और हॉरिजॉन्टल लोड हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में लग रहा है। ठीक है, तो आपके पास अगेन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है तो भाई यूज कर लो, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस कर दो जीरो। इससे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले लोड्स को मान लें पॉजिटिव, तो V पॉजिटिव, W1 पॉजिटिव, लेकिन ऊपर लगने वाला VA क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कर दो भैया जीरो सबको। फिर क्या करें, अब V की वैल्यू निकालो। V की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी मेरे पास, VA माइनस W1, कोई भी लोड लग रहा था, तो मेरे पास किसी भी सेक्शन के ऊपर V लोड की वैल्यू आ गई। निकाल लिया आपने V लोड की वैल्यू, किसी भी सेक्शन के ऊपर निकाल लिया। यहाँ पर पॉइंट लोड था, यूडीएल भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, डिपेंड करता है सेक्शन टू सेक्शन और टाइप ऑफ लोडिंग के हिसाब से। ठीक है,
बाकी कैलकुलेशन इसी तरह से होगी। आपको उसमें से जो भी अप्लाइड लोड होगा उसको माइनस करना पड़ेगा, या फिर आप सिंपली इस तरह से समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर सकते हो। सेकंड काम आप क्या करोगे, वर्टिकल निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल कैसे निकालूं, ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो कर दो, तो एच ए माइनस एच क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता तो इसको ऑटोमेटिकली नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो एच ए टू एच आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पिछले क्वेश्चन में हमने कितनी निकाली थी, पी एल बाय 4h आई थी ना, तो वही हमारी h की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास h और v को तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, हमने क्या कर लिया, h और v को कैलकुलेट कर लिया, तो इसे एज ए रिजल्ट में लिख दूं ऊपर, ठीक है, आप समझ गए होंगे, वरना प्रीवियस आप इसको थोड़ा सा बैक करके रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाली, तो मेरे पास दो v और h की कैलकुलेशन तो आ गई। v तो कैसे निकाला, वी ए माइनस डब्ल्यू वन करके, और h कैसे निकाला मैंने, सिंपली एच ए के इक्वल करके। इसके लिए मैं समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जीरो किया, इसके लिए समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो कर रहा हूं यहाँ पर मैं, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, इस नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी है भाई, ये तो बताओ मुझे, मेन तो मेरा पर्पस यही है, क्योंकि जो स्टेप 5 की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, स्टेप 5 और स्टेप 6 की, तो अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ये मेरा स्टेप 5 है, कैलकुलेट नॉर्मल थ्रस्ट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे नॉर्मल थ्रस्ट भी पूछ लेता है उस सेक्शन के ऊपर। तो नॉर्मल थ्रस्ट कैसे निकालूं, नॉर्मल थ्रस्ट के लिए देखिए, अब ये पार्ट ले रहा हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है, ये वाला पार्ट ले रहा हूं, ओके, इस तरह से ड्रॉ करूंगा, V H एंड N नॉर्मल थ्रस्ट। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये चीजें कोई नहीं बताता, सीधा बोलते हैं याद कर लो इक्वेशन। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, डू नॉट रिमेंबर एनी इक्वेशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। अगर बेसिक मजबूत होंगे तभी आप गेट जैसे ए जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, वरना आप नॉर्मल एग्जाम के सपने देखना, वो भी मुश्किल से निकलेंगे जितना कॉम्पिटिशन आजकल है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है बीच में, थीटा, इतना आ गया मेरे पास। अब एक चीज बताओ, एन बीच में ऐसे लग रहा है, बीच में थीटा आ गया, तो इस नॉर्मल थ्रस्ट एन के मैं कंपोनेंट बना सकता हूं, ठीक है, इस नॉर्मल थ्रस्ट एन के मैं कंपोनेंट देखो कैसे बना सकता हूं, एन कोस थीटा, क्या इस एन कोस थीटा को मैं एच के इक्वल बोल दूं, हो जाएगा, क्योंकि एन इधर है, इसका कंपोनेंट अगर एन कोस थीटा होता तो एच के इक्वल हो जाता, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से एन का साइन थीटा कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे वर्टिकल सपोर्ट के। अब मैंने इस तरह से कंपोनेंट इक्वल कैसे किया, हालांकि ट्रेसेस में हम नहीं कर पा रहे थे, जब हमने यूनिट लोड मेथड लगाया था उसमें हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो लोड अलग जनरेट हो रहा था, हमें जॉइंट का इक्विलिब्रियम रखना था। लेकिन ये एन और एच, ठीक है, ये एन एच और वी ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट ही है, ये एक दूसरे की मदद से ही जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे की मदद से जनरेट हो रहे हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम वाला केस यहाँ पर नहीं बनता है। ये एन के कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एच के, एन हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वी के, इन्हीं के टर्म से इक्वेशन आती है, वरना जनरल जो आपको इक्वेशन देते हैं आपको उसके हिसाब से याद करना पड़ता है। एग्जाम के अंदर दिखाता हूं आपको कौन सी इक्वेशन, या बुक्स के अंदर सीधा रटने के लिए बोल देते हैं, मैं रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो कोस थीटा से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा से, ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया कोस थीटा से, 2 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दो, लिखें इक्वेशन। तो इक्वेशन देखो क्या बन के आ गई मेरे पास, एन कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, एच कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा का मल्टीप्लाई दोनों है ना, और प्लस करना है इन दोनों का। तो इस तरह इस बार क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एन साइन थीटा है और साइन थीटा का मल्टीप्लाई तो एन साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में इस साइड प्लस में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में देखो वी साइन थीटा, एन को ले लिया कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच कोस थीटा प्लस वी साइन थीटा के, राइट। तो एन नॉर्मल थ्रस्ट की इक्वेशन जो कि रटने के लिए बहुत जगह बोली जाती है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं रटनी, क्या हो जाएगी मेरे पास, एच कोस थीटा प्लस वी साइन थीटा। सिंपल मैथ्स लगाओ यार, 9वीं 10वीं वाली, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है। देखो क्या आ गया हमारे पास, एन बराबर क्या आ गया, एच कोस थीटा प्लस वी साइन थीटा। जो मेन इक्वेशन आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, याद तो नहीं करनी मतलब समझनी है,
फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में जो हमसे पूछा जाता है नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू वो क्या आ जाती है, इसके बराबर। अब मैंने अगेन आपको एक बार फिर से बता दूं, ये कंपोनेंट इसलिए मैं इक्वल कर पा रहा हूं क्योंकि n देखो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, खुद h cos थीटा और साइन h और साइन की v की वजह से जनरेट हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो फोर्स लग रहे थे उसकी वजह से मेरे पास नॉर्मल थ्रस्ट आ रही है, उसी का ही एक तरह से रिजल्टेंट है ये, ठीक है, उसी का ही रिजल्टेंट है, इसलिए यहाँ पर उसको डायरेक्ट मैंने इक्वेट कर लिया है, ठीक है। मेथड ऑफ जॉइंट क्या हमारा यूनिट लोड मेथड था, वहां पे थोड़ा सा अलग केस चलता है, तो उसका और इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैंने नॉर्मल थ्रस्ट तो निकाल दी, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं निकाल रहा हूँ वर्टिकल थ्रस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है तो होप सो आपने ले लिया होगा पोस्ट करके। नॉर्मल थ्रस्ट कैलकुलेशन कर ली हमने, अब कर रहे हैं हम रेडियल शियर कैलकुलेशन। नाउ वी आर डूइंग आर रेडियल शियर कैलकुलेशन, ओके। अब एक चीज आपको बताऊं बच्चों, ये नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर है, उनके बीच का एंगल कितना होगा, गेस करो। 90 डिग्री होगा ना। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक सरफेस के पैरेलल है, दूसरा परपेंडिकुलर है। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर में 90 डिग्री होता है, उसी तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अज्यूम करो ये इस तरह का सेक्शन था, ठीक है, इस तरह का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेफ्ट हाथ मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि मेरा हाथ आपको इस तरह से रिप्लेस होकर दिखाई दे जाएगा। तो इसे जब मैं यूं घुमाऊंगा, ठीक है, पूरे सेक्शन को इस तरह से जब मैं ऐसे रोटेट कर लूंगा, तब क्या ये रेडियल शियर के ऊपर ओवरलैप नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको ड्रॉ भी करके बता देता हूं, वी एच, ठीक है, ये वी एच बन रहा है। एक मिनट को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से वी एच था, और ये रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसको मैं उठा के इसके ऊपर ले आया, और अब देखो जैसे मैं रोटेट कर रहा हूं, ये इसके ऊपर देखो पैरेलल हो रही है दोनों डायरेक्शंस, राइट। जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं ये डायरेक्शन पैरेलल हो रही है। तो इसको समझाने का मेरा ये मतलब है, जो एंगल यहां है वही एंगल इसके बीच में, अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल भी कितना है, थीटा है। तो बेसिकली ये एंगल थीटा निकालने के लिए आपको समझाया था मैंने। अब बाकी ट्रायंगल बना के बाद में अगर सोल्व करना चाहो, ट्रायंगल लो कि ऑल द इंटरनल एंगल हमारे पास 180 डिग्री होने चाहिए, तो उससे भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन आसान में थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताया कि इसको रोटेट करके जाओगे तो ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि जो एंगल यहाँ है वही एंगल इसके बीच में, तो 90 डिग्री एंगल आ गया। अब सेक्शन ले रहा हूं मैं ये वाला, ठीक है। अब नॉर्मल थ्रस्ट को भूल जाएंगे हम, अब कौन सा सेक्शन लेंगे, ये वाला आपको अगर से अलग से बना के भी बताता हूं। इस बार क्या ले लिया हमने, ये मेरा रेडियल शियर, ठीक है, यहां वर्टिकल लग रहा है, वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रखा है, थीटा, और ये वाला क्या है, रेडियल शियर, एफ से डिनोट कर देते हैं। बेसिकली दिस इज स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ रेडियल शियर, कैलकुलेशन ऑफ रेडियल शियर, ठीक है। और यहां मेरा ये मेरा क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल, राइट। इतना कर लिया आपने, समझ गए ना इतना। चलिए अब अगेन इस आर के मेरे पास दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। इस आर के मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, दो कंपोनेंट, रेडियल शियर एफ के, सॉरी आर बोल रहा हूं मैं, रेडियल शियर एफ के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो कौन सा होगा, इस तरह का कंपोनेंट जिसे मैं क्या बोल दूंगा, एफ साइन थीटा, एफ
साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या बन जाएगा, एफ कोस थीटा कंपोनेंट। ठीक है, इक्वेट करना शुरू किया, एफ साइन थीटा, ब्लैक कलर से लिख लेते हैं, क्लियरली विजिबल हो जाएगा आपको। इक्वेट करना शुरू किया एफ साइन थीटा, अगर मैं इक्वेट करता हूं एच के साथ में, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है इसलिए माइनस एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एफ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस एच के। ठीक है, उसी तरह से अब यहां पर एफ कोस थीटा मेरा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल जो भी फोर्स आ रहा है हमारा, वर्टिकल ये वाला फोर्स, उसके इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को अगेन मल्टीप्लाई किया साइन थीटा से, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया कोस थीटा से, और दोनों का लास्ट में क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का समेशन कर दिया हमने। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ साइन स्क्वायर थीटा बराबर में माइनस एच साइन थीटा। ठीक है, इधर प्लस एफ कोस स्क्वायर थीटा, ये टर्म्स और ये टर्म को इधर लिखा है मैंने मल्टीप्लाई करके, और इन टर्म्स को मैंने इधर मल्टीप्लाई करके लिखा है, प्लस वी कोस थीटा। इतना आ गया आपके पास। उसके बाद जब दोनों का एवेल्यूएशन करोगे, फाइनल एवेल्यूएशन, तो बेसिकली आपको क्या करना है, एफ को कॉमन ले लेना है, अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या आ जाएगा, वी कोस थीटा माइनस एच साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी कोस थीटा माइनस एच साइन थीटा। This is the calculation, this is the equation used for calculation of radial shear. This is also the most important equation. This is calculation for normal thrust, और ये किसके लिए आ गई, हमारे रेडियल shear के लिए आ गई। तो ये था बच्चों बेसिक ऑफ आर्चेस। ठीक है, कि उनका स्ट्रक्चरल एनालिसिस में किस तरह यूज कर सकते हैं, और डेरिवेशन हमारे पास क्या आएगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 हिंज आर्च के ऊपर 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको जो भी हमने डेरिवेशन किया पूरा समझ आ जाएगा। हालांकि अब आप ये जो हमने डेरिवेशन किया पूरा डिटेल में बेसिक एनालिसिस करते किया है। अगर आप खुद भी कोशिश करें कोई क्वेश्चन लगाने की, चाहे देखकर एक बार क्वेश्चन लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाउ टू इवेल्युएट 3 हिंज आर्च। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपने होप सो सेशन को एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।